हेलो। तो कैसे हैं सब लोग। और इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बैलेंस शीट, जिसको लगभग सभी लोग जानते हैं। और ये क्या होती है, कितनी इम्पोर्टेंट है, और इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, कौन कौन सी इसकी एंट्रीज होती हैं और इसको कैसे बनाया जाता है, वो सब हम आज देखेंगे। और वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि पहले मैं आपको बैलेंस शीट समझाऊंगा, उसके बाद में लास्ट में हम बैलेंस शीट बना के देखेंगे, उसकी मार्शलिंग देखेंगे, उसमें कैसे ग्रुपिंग की जाती है चीज़ों की, उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे अरेंज किया जाता है, जिसको मार्शलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लास्ट में देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है, जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो भी एक फॉर्म है, उसको जरूर देखें। क्योंकि अभी जो अकाउंटिंग चल रही है, ठीक है, अभी अकाउंटिंग सब्जेक्ट के जिस फेज में हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। ठीक है, जिस फेज में अभी हम हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। और ये सब इंटरकनेक्टेड है, ये पूरा सब्जेक्ट जो है वो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, जैसे हिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा था, तब आपको समझ में आएगा कि वो काम क्यों हुआ। उसी तरीके से अकाउंटिंग में पूरा इंटरकनेक्टेड है। इसके पहले हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक फॉर्म पढ़ा था, उसके पहले हमने जर्नल लेजर पढ़े थे जिनसे बनते हैं, उसके पहले हमने बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़े थे जो सब जगह यूज होते हैं, उसके पहले हमने बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, इससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या असेट है, क्या लायबिलिटी है। उसके पहले हमने अकाउंटिंग पढ़ी थी कि अकाउंटिंग है क्या। तो जो भी देख रहे हैं पूरा देखें, ठीक है, और सारे लेक्चर्स देखें, क्योंकि सारे लेक्चर इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप अलग से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन जब आप सीरीज में देख रहे हैं, पूरे देख रहे हैं, तब जो समझ में आएगा उसकी बात कुछ और होगी। ठीक है, तब जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी उसकी बात कुछ और होगी, और वो उससे आप जब जवाब देंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा माइंड में। ठीक है, तो इसलिए पूरा सीरीज वाइज देखते जाइए, कोई भी लेक्चर मत छोड़िए। और अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज में है हम, इंडस्ट्रियल रिलेशन और अकाउंटिंग दोनों ही सब्जेक्ट के। ठीक है, जहाँ से पूरा बन के आता है। तो इसलिए साथ में बने रहिए और साथ में चलते रहिए सीरीज में। ठीक है, तभी बात होगी, आपको पूरा समझ में आएगा। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कि हमने बात की थी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ये बेसिकली क्या है, ये आपकी फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है पिछले अकाउंटिंग पीरियड की, वो बताता है कि आपने कैसा परफॉर्म करा है, आप प्रॉफिट में है, लॉस में है। ठीक है, उसमें जिस भी तरीके से हमारे जेब से पैसा जा रहा है उसको हमने डेबिट साइड लिखा था, चाहे हम वेजेस दे रहे हैं, प्राइड दे रहे हैं, कोई भी रेंट या कुछ भी। ठीक है, और जिस भी तरीके से हमारे पास पैसा आ रहा है उसको हमने क्रेडिट साइड लिखा था, जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड, कोई भी किसी भी तरह से हमें इनकम हो रही है। ठीक है, वो सब हमने लिखा था क्रेडिट साइड में। और ट्रायल बैलेंस भी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि क्या होता है। ठीक है, हमने एक्सपेंडिचर की बात की थी, एक्सपेंडिचर को दो भागों में बांटा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक बार फिर देख लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसका प्रभाव लंबा रहने वाला है, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा उसका प्रभाव रहने वाला है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस भी आप उसको कह सकते हो, उसका प्रभाव एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही रहने वाला है। यानी अगर बात करें तो आपके डे टू डे बिजनेस को, आपके जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसको चलाने के लिए जो आप खर्चा कर रहे हो, बेसिकली एक्सपेंसेस या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और जो आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट का काम है, जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, वो आपका रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है। उसके बाद में हमने बात की थी इनके और क्या डिफरेंस है, पूरा डिटेल में बात की थी। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने बात की थी कि अगर कोई बड़ा खर्चा आप जैसे एडवर्टाइजिंग वगैरह शुरू में आप कर देते हो और इसका आपको लंबा मिलने वाला है, ठीक है, तो उसको आप कहाँ दिखाओगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो उसके लिए एक अलग टर्म हमने बनाई थी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपका इनिशियल बड़ा खर्चा है जो लंबा जाने वाला है। ठीक है, उसको आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस साइड में दिखाओगे, और इसी से क्वेश्चन भी पूछा गया था आपका पिछले साल। उसके बाद हम बात करते हैं रिसिप्ट की। तो ऐसी रिसिप्ट जिससे आपको ऑब्लिगेशन हो जाता है कि आपको पैसा देना पड़ेगा, जैसे लोन हो गया या कैपिटल, चाहे लोन आप बैंक से लाए या ओनर खुद लेके आया, ओनर अपना पैसा दे रहा है, दोनों ही केस में वो ऑब्लिगेशन है, जवाबदेही कि आपको वापस से वो पैसा देना है। या फिर आप आपकी कोई फिक्स्ड असेट है उसको बेच देते हो, ठीक है, तब भी आपको दोबारा खरीदनी पड़ेगी। कोई फिक्स्ड लैंड है या फर्नीचर आपने बेच दिया, आपको फिर से लेना पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी रिसिप्ट जिससे हमें ऑब्लिगेशन है वापस उस पैसे को देने की, वो होती है कैपिटल रिसिप्ट। और जो ऐसी रिसिप्ट है जिससे हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, जैसे हमने कोई सेल की है, ठीक है, आइटम्स की, या फिर हमें डिविडेंड मिला है, इंटरेस्ट मिला है, कुछ भी ऐसा जिससे हमको उसको पैसे को वापस नहीं चुकाना है,
वो क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, इनको दिखाना क्यों जरूरी है इनके हेड्स में। ठीक है, उसके बाद में परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब चीजें हमने देखी थी। उसके बाद हमने ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का कंसेप्ट क्या होता है, और उसके बाद में लास्टली हमने ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, या उसको कहें ऑपरेटिंग बेनिफिट, वो क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब देखा था। ठीक है, तो इन सब से मिलके आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जिससे आप ये पता लगाते हो कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। आज हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की, जो बताती है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, चाहे बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे मैनेजर हो। सबसे पहले वो ये जानना चाहेंगे कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की। ठीक है, आपके पास कितनी लिक्विडिटी है, आप कितना असेट्स लायबिलिटीज कितनी लेके बैठे हैं। ठीक है, आपको कोई लोन दिया जाए तो आप चुकाने की हालत में हैं, क्या आप इंटरेस्ट देने की हालत में हैं। ठीक है, तो वो बताती है बैलेंस शीट, जिसमें आपकी असेट और कैपिटल होती हैं। ठीक है, असेट, कैपिटल, लायबिलिटीज, ये तीनों चीजें होती हैं। तो ये जो है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, पहली चीज। दूसरी बात, इसमें आप क्या करते हैं कि जो भी आपकी असेट है, ठीक है, या फिर आपके डेबिट बैलेंसेस हैं, उनको आप रखते हो राइट साइड। ठीक है, और जो भी आपके क्रेडिट बैलेंस हैं, ठीक है, चाहे वो लायबिलिटी कैपिटल की हो, ठीक है, यानी ओनर की खुद की, या फिर वो लायबिलिटी कहीं बाहर से हो, वो आप रखते हैं लेफ्ट साइड। ठीक है, बैलेंस शीट किस तरह से बनानी चाहिए, ये प्रोपराइटर, सिंगल प्रोपराइटरी और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन जो एक चला आ रहा है चीज, वो मैंने आपको बताया कि आप लायबिलिटीज, कैपिटल, इन सबको आप रखते हो आपके लेफ्ट साइड में, और जो भी आपका सेट या डेबिट बैलेंस है उसको आप रखते हो राइट साइड में। ठीक है, बाकी जो है कंपनीज एक्ट 2013, जितनी भी कंपनीज और कॉरपोरेशन है, उनके लिए बताता है कि उनको बैलेंस शीट कैसी बनानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया 2017 में पिछले ईपीएफओ के पेपर में। तो ये क्वेश्चन आप किसका मानोगे, अकाउंटिंग का ही मान सकते हो और इंडस्ट्रियल रिलेशन का ही मान सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो क्वेश्चन एक से ज्यादा सब्जेक्ट में आते हैं, उनके आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो कॉर्पोरेशन के लिए, कंपनीज के लिए कौन बताता है, ये कंपनीज एक्ट 2013 का तीसरा शेड्यूल। ठीक है, यही पूछा गया था कि कौन सा शेड्यूल बनाता है, तीसरा शेड्यूल बताता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे आप जो है इसको बनाते हो, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो अभी तक तो हमने बताया कि जो भी लायबिलिटी कैपिटल है, ठीक है, उसको हम लेफ्ट साइड लिख लेंगे, और जो भी डेबिट बैलेंसेस हमारे असेट है, उसको हम राइट साइड लिख लेंगे। अब इसमें कौन कौन सी टर्म्स आती है, उनको हम देखते हैं। ठीक है, करंट असेट्स, सबसे पहले तो असेट्स को आप दो चीजों में डिवाइड कर सकते हो, एक है करंट असेट, एक है नॉन करंट असेट। ये पूरा जो डिवाइडेशन हम आगे देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा है वो कि डेबिट करोगे इसको या क्रेडिट करोगे, ये एंट्री डेबिट होगी क्रेडिट होगी, वो आपसे पूछ रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि ये एंट्री किस अकाउंट में जाएगी। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे। तो वही पूरा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का डिवाइडेशन हम देख रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझें। पहला हमारा डिवाइडेशन है असेट का, जो है करंट असेट। करंट असेट में पहले भी आपको बता चुका हूं कि ऐसी असेट जो एक साल के अंदर रियलाइज हो जाएगी। ठीक है, या तो वो आपके पास कैश में है, या फिर वो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होने वाली है, उसको हम करंट असेट बोलते हैं। एक साल क्यों लेके चल रहे हैं, अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड एक साल है, आपके करंट अकाउंटिंग पीरियड में वो चीज आने वाली है, तो वो करंट असेट है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें वो सब आएगा जो चेंज हो सकता है, जैसे कैश जो आपके पास है हैंड में, कैश आपके पास है बैंक में, ठीक है, वो भी करंट असेट है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स हैं जिनका आपको पैसा मिलने वाला है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स, चाहे रॉ मटेरियल है, चाहे सेमी फिनिश्ड है, चाहे फिनिश्ड है, किसी भी केस में इन तीनों ही स्टेप में जो आपके पास है वो क्या है, आपकी असेट। ठीक है, आपके पास वो पैसा है, और कौन सा असेट है, करंट असेट, क्योंकि एक साल के अंदर तो उसको बन के बिकी जाना है। ठीक है, और क्या बात आती है, सन्ड्री डेटर्स। अभी आपको जानना है कि सन्ड्री डेटर क्या होते हैं। डेटर मीन्स देनदार, ठीक है, वो आपको पैसा देने वाला है। ठीक है, अभी सन्ड्री का मतलब क्या है, सन्ड्री का मतलब ये कि आपने उसको या तो लोन दिया है, या फिर आपने उसको क्रेडिट पे अपनी चीज बेची है, और उसको आपको पैसा वापस करना है। ठीक है, उसको आपको एक साल के अंदर पैसा वापस करना है, तो उसको आप सन्ड्री डेटर कहोगे। चाहे आपने उसको लोन दिया है, चाहे आपने उसको कोई चीज दी उधारी को, उसका पैसा वो वापस करने वाला है एक साल के अंदर, तो वो करंट असेट हो गया, उसको हम सन्ड्री डेटर के नाम से उसकी एंट्री करेंगे करंट असेट में। ठीक है, अगला क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसका रिटर्न आपको एक साल के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनको हमको ध्यान से समझना है। देखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि जैसा नाम से है प्रीपेड, ठीक है, तो आपने
पहले पे कर दिया, आपने उसकी सेवाएं नहीं ली हैं, ठीक है, और उसका टाइम भी एक्सपायर नहीं हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर प्रीपेड आपने कर दिया और उसकी सेवाओं का टाइम एक्सपायर हो गया है, तब आप उसको क्या बोलोगे, तब आंसर बदल जाएगा। अगर टाइम एक्सपायर हो गया है और आपने प्रीपेड कर दिया लेकिन सेवाओं का उपयोग नहीं करा, तो वो अब आपकी करंट एसेट नहीं है, वो आपका एक्सपेंस बन गया, वो खर्चा हो गया आपसे, क्योंकि आप उसको यूज नहीं कर पाए और टाइम निकल गया, ठीक है। तो ये समझने की चीज है कि प्रीपेड एक्सपेंस वो प्रीपेड जो आपने किया है वो प्रीपेड तब है करंट असेट में जब आप उसकी सेवाओं का उपयोग कर सकते हो, टाइम बचा हुआ है, पैसा आपने पे कर दिया पर टाइम बचा हुआ है, अगर टाइम खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो फिर वो एक्सपेंस बन जाता है, ठीक है। इसी तरह हम बात करेंगे करंट लायबिलिटीज की। तो करंट लायबिलिटीज वो हैं जो एक साल के अंदर आपको उनको पैसा देना है, चाहे आपने दिया है या नहीं दिया है, लेकिन एक साल के अंदर आपको पैसा देना है, तो वो आपकी करंट लायबिलिटीज हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहला आएगा ओडी, ओवरड्राफ्ट बैंक ओडी। तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि बैंक ने आपको पैसा दे दिया, कभी आपको जरूरत थी, ठीक है, और आपकी जो हिस्ट्री है, फाइनेंशियल हिस्ट्री, उसके आधार पे ओडी डिसाइड करती है बैंक, ठीक है, कि इतना ओडी आपको दिया जा सकता है, ये ओडी आपको दे दिया, आपको इतने समय में देना, अगर आप इतने समय में देते हो तो इतना ब्याज लगेगा, इतने समय में देते हो इतना ब्याज लगेगा, इस तरीके से पूरा डिवाइडेशन होता है, ठीक है। तो वो ओडी जो है सबसे पहले आपको पे करनी है, तो ये आपकी करंट लायबिलिटीज में आ गया। उसके बाद बिल्स पेएबल, ऐसे बिल्स जिनको आपको पे करना है, ठीक है। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, जैसे सन्ड्री डेटर्स था वैसे सन्ड्री क्रेडिटर है, चाहे आपने उससे लोन लिया है, चाहे आपने उससे माल लिया है, पैसे नहीं दिए हैं, दोनों ही केस में अगर आपको एक साल के अंदर पैसा देना है तो वो सन्ड्री डेटर है। शॉर्ट टर्म लोन, ऐसे लोन जिसको आपको एक साल के अंदर पे करना है, आपकी करंट लायबिलिटी है। या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे प्रीपेड आपकी असेट था, जैसे आउटस्टैंडिंग आपकी लायबिलिटी, यानी एक साल के अंदर आपको देना है, तो करंट आपकी लायबिलिटी है। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड असेट की, ठीक है। तो फिक्स्ड असेट को जो है ब्लॉक कैपिटल भी कहा जाता है या फिर फिक्स्ड ब्लॉक भी कहा जाता है। क्यों इसको कहा जा रहा है, क्योंकि ये आपकी ऐसी असेट्स हैं जो आपको एक साल के अंदर यूज नहीं करनी है, लंबी चलने वाली है। जैसे आपका मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, ये आपका आगे जाने वाला, ऐसा कोई भी असेट जो आपका अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा जाने वाला, एक अकाउंटिंग पीरियड से, वो क्या है, आपका फिक्स्ड असेट है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट क्या है, नाम से स्पष्ट है, आप उसको छू नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसी कौन सी असेट होगी जिसको आप छू नहीं सकते, इसके एग्जांपल है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। गुडविल का मतलब क्या है कि आपकी अच्छी गुडविल है मार्केट में, जैसे बताया था मैंने पहले भी कि बीका जी का नाम चल रहा है, कहीं जोधपुर मिष्ठान भंडार का नाम चल रहा है, कहीं कुछ नाम चल रहा है, ठीक है। ये जो एड आ रहे हैं ये क्या बना रहे हैं, गुडविल बना रहे हैं। आपको कुछ करवाना है, ठीक है, जैसे जेरोक्स एक कंपनी का नाम है, लेकिन आज हम जेरोक्स को उसी नाम से जानते हैं, जेरोक्स करवाना है तो जेरोक्स मशीन, ठीक है, जबकि वो सिर्फ एक कंपनी का नाम है। तो ये इस तरीके से आपकी गुडविल बन जाती है, ठीक है। पेटेंट आपने करवाया हुआ है, ठीक है, पेटेंट आपने जो करवाया है उस पैसे को आप, जितना पैसा आपने खर्च किया था उसको आप असेट में दिखाओगे, क्योंकि वो आपकी इंटेंजिबल असेट है। अब वो पेटेंट है, आपके पास ही चीज है, तो लेने किसी को भी आपके पास आना पड़ेगा, ठीक है। पैसा गया लेकिन आपका पेटेंट हो गया, वो ट्रेडमार्क आपने करवा लिया है किसी चीज को, तो अब किसी को लेना है तो आपके पास ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, इंटेंजिबल असेट्स में चीजें आएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कोई भी अदर शेयर किसी कंपनी के आपने खरीदे हुए हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने खरीदी हुई है, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर अदर कंपनी के शेयर, कुछ भी आपने लिया हुआ है जिससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा या डिविडेंड मिलेगा या कुछ भी उस पर आपकी कमाई होगी, वो सब आपके इन्वेस्टमेंट में कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके जो है आपने कॉस्ट प्राइस दिखाओगे आप बैलेंस शीट में, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपने 100 रुपए का शेयर लिया था, अभी वो 5 रुपए का चल रहा है, और ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। शेयर मार्केट में जिन्होंने काम किया वो जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ है कि आपने लिया था, आप उसको कॉस्ट प्राइस पर दिखाते जा रहे हो, लेकिन उसकी कीमत कुछ नहीं बची है, तो आप बैलेंस शीट में एक फुट नोट के रूप में दिखा सकते हो कि कॉस्ट प्राइस ये दिखा रहा है, लेकिन अब इसकी कीमत ये है, इस वजह से मेरी एसेट्स बहुत कम हो गई है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की। तो जो मैंने आपको बताया कि एक साल के आगे की जो आपकी लायबिलिटीज हैं वो है आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इसमें क्या क्या आएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको धीरे धीरे 10-10-15 साल में चुकाने हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, कैपिटल, ठीक है, क्योंकि कैपिटल भी एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, हम उसको अलग से ही पढ़ेंगे, लेकिन ये एक लायबिलिटी के रूप में काउंट होती है, ठीक है। तो कैपिटल बेसिकली क्या है,
कि आपका जो मालिक लेके आया था वो तो दिखाता ही है, साथ में प्रॉफिट से या इंटरेस्ट से ये बढ़ता है और लॉसेस से और ड्राइंग से कम होता है। ठीक है, मैंने हमेशा आपको बताया कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ जाएगा, अगर प्रॉफिट है, लॉस है तो उससे चला जाएगा। कोई इंटरेस्ट है, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट आपकी जिससे आपको कुछ देना नहीं है वो सब आपका जुड़ता जाएगा। ठीक है, और आपका ड्राइंग्स, अगर ड्राइंग्स क्या होती है कि मालिक जो है वो कुछ पैसा लेके जा रहा है, जैसा मैंने आपको समझाया था समोसे की दुकान है किसी भी तरीके से, ये आपका किसी भी रूप में, आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही, आप माल भी लेके जा रहे हो किसी भी तरीके से। ओनर जो चीज निकाल रहा है, चाहे कैश में चाहे गुड्स के रूप में, वो अपने बिजनेस से जो भी निकाल रहा है वो ड्राइंग है। ठीक है, वो ड्राइंग कहाँ से जाती है? वो ड्राइंग कैपिटल से जाती है। ठीक है, तो कैपिटल बेसिकली क्या शो करता है कि आप जो लेके आए थे पैसा, उसका आज क्या रूप चल रहा है। ठीक है, अगर वो बढ़ गया है इसका मतलब प्रॉफिट में, वो घट गया इसका मतलब आप लॉस कर रहे हो बिजनेस में बैठ के। ठीक है, तो ये आपकी असेट्स जो है लायबिलिटी के ऊपर कितनी है वो दिखाता है, और ये बनता कैसे है? आपके कैपिटल और आपका प्रॉफिट्स को जोड़ के और लॉसेस उसमें से जाते हैं। ठीक है, तो ये ड्राइंग्स होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये सब हमको दिखाना है, लेकिन हम दिखाएंगे कैसे जिससे इंफॉर्मेशन जो है एकदम क्विकली समझ में आए। ठीक है, एकदम से बैलेंस शीट समझने में आए, उसके लिए हम इसकी अरेंजमेंट करते हैं। उस अरेंजमेंट को हम मार्शलिंग बोलते हैं। ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो परमानेंसी के आधार पर और एक लिक्विडिटी के आधार पर। ठीक है, अगर परमानेंस के आधार पे आप करोगे तो कैसे करोगे? सबसे परमानेंट चीज को आप सबसे पहले रखोगे, तो असेट्स में सबसे परमानेंट चीज आपकी फर्नीचर, ठीक है, लैंड कुछ इस तरह का। उसके बाद में दूसरी चीज क्या आएगी? डेटर, आपको पैसे देने हैं, ठीक है, उनको जिस हिसाब से देने हैं उस क्रम में लिखोगे। सबसे बाद में जिसको देना है उसको सबसे पहले लिखोगे, क्योंकि परमानेंस के आधार बना रहे हो, कौन कितना परमानेंट है। परमानेंस मीन्स कौन कितना परमानेंट है। सबसे परमानेंट है आपका फर्नीचर, लैंड, उसको सबसे पहले लिखोगे। उसके बाद में डेटर्स, ठीक है, जिस जो उनका क्रम है, सबसे बाद में देना है उसको, तो सबसे पहले उसको लिखोगे। उसके बाद लिक्विडिटी के रूप में बढ़ता जाएगा, तो बैंक कैश, और लास्ट में आएगा कैश, क्योंकि वो सबसे ज्यादा लिक्विड है, वो पैसा आपके हाथ में है। अगर हम लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज में सबसे परमानेंट कौन है? कैपिटल, क्योंकि अपना पैसा है, पता नहीं कब लेना है। ठीक है, लेना है कि नहीं लेना है, जब बिजनेस बंद होगा तभी ओनर लेगा, तो सबसे परमानेंट है कैपिटल। उसके बाद में प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट जो उसने कमाया वो तो उससे पहले ही देगा, तो कैपिटल के बाद आता है प्रॉफिट, और उसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। अगर हम इसको परमानेंस की बजाय लिक्विडिटी की फॉर्म में दिखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आप असेट में सबसे पहले किसको दिखाओगे? जो सबसे लिक्विड है, यानी कैश। ठीक है, उसके बाद बैंक कैश, उसके बाद डेटर, और उसके बाद आपका फर्नीचर, लैंड। ठीक है, जो हमारा सीरीज था वो उल्टा हो जाएगा। लास्ट में इस वीडियो के मैं आपको दिखाऊंगा लिखा हुआ कि किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, इसी तरह लायबिलिटी के कॉलम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो ऐसी चीज है जो सबसे लिक्विड है, ठीक है, यानी आपको देनी है, सबसे पहले आपको क्या आएगा? क्रेडिटर, उसके बाद में आपका लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, उसके बाद में जो आपका कैपिटल है, और लास्ट में प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिक्विडिटी की फॉर्म में आप दिखाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से दो तरीके से हम इसकी मार्शलिंग करते हैं। ठीक है, एक परमानेंस के फॉर्म में और लिक्विडिटी के फॉर्म में। अगर परमानेंस के फॉर्म में तो जब जो सबसे परमानेंट है वो सबसे पहले दिखाया जाएगा। लिक्विडिटी की फॉर्म में है तो जो सबसे लिक्विड है वो सबसे पहले दिखाया जाएगा, इसलिए दोनों चीजें उल्टी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग किस तरह की जाती है? तो ग्रुपिंग जो मैंने आपको बताई आप उसी तरीके से करोगे। करंट असेट्स अलग, फिर नॉन करंट असेट्स। ठीक है, उसके बाद में आपका लायबिलिटी में कैसे दिखाओगे? करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, और जो कैपिटल है, ठीक है, उसको आप दिखाओगे ओनर्स फंड्स के रूप में। ठीक है, तो उस तरीके से ग्रुपिंग करके भी आप दिखा सकते हो। लास्ट बात इसमें आती है ओपनिंग एंट्री, चालू कैसे होगी। ठीक है, बैलेंस शीट चालू कैसे होगी? तो देखिए, जो आपका पिछले साल का जो एंड था, ठीक है, पिछले साल की जो आपकी क्लोजिंग क्लोजिंग एंट्री थी, पिछले साल से जो आपका ट्रायल बैलेंस निकल के आएगा वही इस साल की ओपनिंग एंट्री बनेगी। उसमें सब आएगा, कितना माल बचा हुआ था, क्या था, क्योंकि सब चीज उसमें ऐड हो जाएगी जो हमने देखा उस तरीके से डिवाइडेशन में। तो जो आपका पिछले साल का क्लोजिंग था वही आपका इस साल का ओपनिंग बनेगा। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे ओपनिंग एंट्री को कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, फिर उस हिसाब से हम नया साल चालू करेंगे, और उस हिसाब से जो जो होता जाएगा वो जुड़ता जाएगा, और लास्ट में इस तरह से आप फिर से बैलेंस शीट बना लेंगे। ठीक है, ग्रुपिंग के माध्यम से बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं, परमानेंस, लिक्विडिटी, जिस तरीके से आप बनाना चाहे बना सकते हैं। ये ऐसी चीजें जिससे आपका पूरा एक साथ पता लग जाता है कि क्या क्या उसके अंदर
है। ठीक है, आप अभी कहाँ खड़े हो, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कैसी दिखती है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बैलेंस शीट का सिंपल फॉर्मेट है कि कैसे क्या इसमें दिखाया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि कैपिटल साइड जो है वो लाइबिलिटीज़ जितनी भी हैं आपकी वो एक साइड रहेगी, लेफ़्ट साइड। ठीक है, और आपकी जो भी असेट्स हैं वो राइट साइड रहेंगी। ठीक है, लाइबिलिटीज़ में आपकी कैपिटल भी आती है और लोन्स भी, यानी कहीं से भी आपने लोन लिया हुआ है या फिर वो आपका खुद का पैसा है, कैपिटल हो या लोन हो, आपकी लाइबिलिटीज़ में दिखाया जाएगा। जैसा यहाँ पे लेफ़्ट साइड में दिखाया गया, तो लेफ़्ट साइड में देखिए क्या क्या एंट्रीज़ हैं। कैपिटल है, कैपिटल के बाद में जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो इसमें आएगा क्योंकि प्रॉफिट जो है कैपिटल को बढ़ा देता है। तो क्या एंट्रीज़ हैं, कैपिटल है, प्रॉफिट है, लॉन्ग टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, सन्ड्री क्रेडिटर है, बिल्स पेएबल है और बैंक ओवरड्राफ्ट है, ओडी है। तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं आपके लेफ़्ट में रहेंगी क्योंकि आपकी लाइबिलिटी है, आपका पैसा जो है आपके ऊपर इनकी ओब्लिगेशन है और आपको इनको देना है। ठीक है, इसके बाद असेट्स की हम बात करते हैं, वो हमारी राइट साइड में है, जो भी डेबिट एंट्रीज़ या असेट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको फर्नीचर दिखाई दे रहा है, ये आपकी फ़िक्स्ड असेट है। इसके बाद में है कैश जो आपके पास है या फिर बैंक में है। उसके बाद है गुडविल, गुडविल भी आपकी जो है वो एक असेट है। ठीक है, इसलिए दिखाई दे रही है आपको आपकी असेट साइड में। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स, तो जो भी सन्ड्री डेटर है हमने बताया ऐसे ही कि ये असेट है आपकी। ठीक है, करंट असेट में आता है, तो ये आपका दिखाई दे रहे हैं असेट्स की साइड। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग्स जो आपकी फिक्स्ड असेट है। ठीक है, वो आपकी असेट साइड है। और लास्ट एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो असेट्स में आप देख लीजिए क्या क्या आएगा आपका, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, कैश, कैश इन बैंक, गुडविल या क्लोजिंग स्टॉक, ये सब आपका असेट साइड आएगा, जहाँ से आप एंड करोगे और फिर अगले साल चालू करोगे। ठीक है, इसके बाद मार्शलिंग की बात करेंगे तो दो तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो, मैंने बताया। तो ऑर्डर ऑफ परमानेंस में हम देख रहे हैं पहले कि कैसी दिखाई देती है बैलेंस शीट। तो ऑर्डर ऑफ परमानेंस में जो सबसे परमानेंट है वो सबसे पहले दिखाई देगा। ठीक है, जैसे लायबिलिटीज़ में आप देख सकते हैं कैपिटल सबसे परमानेंट है। ठीक है, वो सबसे पहले है लिखी हुई। उसके बाद में है प्रॉफिट जो कमाया है आपने कैपिटल पे। ठीक है, वो आपको उसके बाद सेकंड नंबर पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म लोन या, और सबसे लास्ट में है क्रेडिटर्स। ठीक है, तो लेनदारों को तो आपको देना ही देना है, तो वो सबसे लास्ट में है, सबसे लेस परमानेंट है। उसके बाद आपके लॉन्ग टर्म लोन है। ठीक है, और उसके बाद में आपका प्रॉफिट और सबसे लास्ट में आपकी कैपिटल जो आपकी सबसे परमानेंट है, इसीलिए वो सबसे पहले लिखी हुई है क्योंकि ये परमानेंस के रूप में हमने बनाया हुआ है, स्थायित्व के रूप में। ठीक है, तो जो सबसे स्थायी है वो सबसे पहले दिखाई देगा। उसी तरह आपकी जो असेट साइड है उसमें फर्नीचर है जो सबसे ज़्यादा परमानेंट है, आपकी लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट हो सकता है, तो वो आपके सबसे पहले दिखाया हुआ असेट में। उसके बाद में है डेटर, जिसका आपको जिसको आपको पैसा देना है। ठीक है, वो आपको देने वाला है, तो वो उसके बाद में है। उसके बाद है बैंक और सबसे लास्ट में है कैश। ठीक है, परमानेंस में जो सबसे लास्ट होगा वो सबसे ज़्यादा लिक्विड होगा, सबसे ज़्यादा लिक्विड है कैश, इसलिए वो लास्ट में। उसके बाद बैंक का कैश, उसके बाद देनदार, और उसके बाद फर्नीचर। फर्नीचर सबसे परमानेंट है, फर्नीचर या लैंड, बिल्डिंग आपकी फिक्स्ड असेट जो भी है, इसलिए उनको सबसे पहले दिखाया गया है। लिक्विडिटी की हम बात करते हैं, तो लिक्विडिटी में ये जो अभी आपकी स्क्रीन पे है लिक्विडिटी के हिसाब से बनाई गई है, तो ये परमानेंस का उल्टा हो जाएगा जस्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं लायबिलिटी में इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है क्रेडिटर, क्योंकि सबसे पहले इनको आपको देना है, सबसे लिक्विड है ये। उसके बाद में है लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, उसके बाद में कैपिटल और लास्ट में प्रॉफिट। ठीक है, तो लिक्विडिटी सबसे कम है प्रॉफिट की। ठीक है, और उसके बाद में कैपिटल। ठीक है, उसके बाद में जो सबसे लिक्विड है क्रेडिटर, वो सबसे पहले लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह सबसे लिक्विड असेट में क्या है, कैश, तो सबसे पहले लिखा हुआ है। उसके बाद है बैंक में कैश, उसके बाद है डेटर, और सबसे परमानेंट वो सबसे कम लिक्विड है, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है फर्नीचर। ठीक है, तो जो परमानेंस का था तरीका उससे उल्टा ये लिक्विडिटी का तरीका है। ठीक है, इसके बाद में ग्रुपिंग
की बात हम करते हैं, ग्रुपिंग किस तरह की जाती है बैलेंस शीट में, तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि नॉन करेंट असेट्स, करेंट असेट्स में आप बांट सकते हैं, ठीक है। तो असेट साइड देखिए, आपको नॉन करेंट असेट्स में दिखाई दे रहा है फर्नीचर, करेंट असेट्स में आपको दिखाई दे रहा है डेटर, बैंक और कैश, ठीक है। उसी तरीके से आप देखेंगे लायबिलिटी साइड में तो ओनर्स फंड्स में कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है, और उसका प्रॉफिट, ये ओनर्स फंड्स हो गया है, ठीक है, कैपिटल, और उसमें जो भी प्रॉफिट ऐड होगा या लॉस जाएगा उसको आप ओनर्स फंड्स में दिखा सकते हो। इसके बाद है नॉन करेंट लायबिलिटी, जिसमें आपका लॉन्ग टर्म लोन लिखा हुआ है, और उसके बाद है करेंट लायबिलिटी जिसमें आपका क्रेडिटर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप ग्रुपिंग कर सकते हो, करेंट असेट, नॉन करेंट असेट, करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी और कैपिटल, और उसमें जो छेड़छाड़ है आप उसको ओनर फंड्स के रूप में दिखा सकते हो। इसके बाद में लास्टली हम बात करते हैं ओपनिंग एंट्री की। तो ओपनिंग एंट्री मीन्स जो इस साल का क्लोज है, ठीक है, बैलेंस शीट के आधार पे वहीं से अगली साल ओपन होगा, ठीक है, उसी को अगले ओपनिंग ट्रायल बैलेंस के रूप में लिया जाएगा। तो किस किस तरीके से, जैसा भी इसमें आपको दिखाया हुआ है कि फर्नीचर, डेटर, बैंक, कैश, ये जो सब आपकी असेट्स थी एज इट इज़ चली गई, ठीक है, और उसी तरह जो आपकी लायबिलिटी थी कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन और क्रेडिटर, ये सब आपके लायबिलिटी के फॉर्म में चले गए आगे। तो इसी तरीके से ये एंट्रीज एज इट इज़ उठ के अगले साल का ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस, जो इस साल का क्लोजिंग है वही अगले साल का ओपनिंग होगा, और इस तरीके से आपकी शुरुआत हो जाएगी, और लास्ट में फिर से आप क्लोज करके, जैसा हमने अभी देखा कैसे बनाया जाता है, और फिर उस हिसाब से क्लोज करके फाइनेंशियल पोजीशन आप पता लगा सकते हो, और फिर वही अगले साल ओपनिंग बनेगा और चालू हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस शीट बनती है। तो ये पूरा बैलेंस शीट का आपने देखा पूरा किस तरीके से बनाई जाती है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरीके से ओपनिंग होती है, किस तरीके से क्लोजिंग होती है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसका ध्यान रखिए और अपना भी बहुत ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।